नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सब लोग के लिए लेकर के आया हूँ इतिहास का बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। अभी तक हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद को समझे थे। आज हम लोग समझने जा रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद। चैप्टर का नाम ही है भारत में राष्ट्रवाद, यानी अपने भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। अब तुम अपने भारत के बारे में जानोगे कि हम लोग कैसे-कैसे अंग्रेजों से लड़े, कैसे-कैसे हम लोग को आज़ादी मिली। तो ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा। जब तुम इस चैप्टर को तुम पढ़ोगे, तुम भी जानोगे कि हाँ, अपना कैसा इतिहास रहा है। तो प्यारे बच्चों, मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सेशन से पूरा जुड़े रहिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरा इतिहास समझ में आएगा, ना ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो चैप्टर नंबर 4 को हम लोग शुरू करते हैं और आप सबका टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है दिलशाद सर के द्वारा। ठीक, आइए। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है भारत में राष्ट्रवाद। ये चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। अब आपके मन में प्रश्न उठ रही होगी, सर ये राष्ट्रवाद क्या है? सर ये राष्ट्रवाद क्या है? तो मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, आओ समझते राष्ट्रवाद। देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्रेम, देशभक्ति। ठीक है, जब आप अपने देश से प्यार करते हैं, देश के प्रति प्रेम आता है, आपके अंदर देशभक्ति आती है, तो वो होता है राष्ट्रवाद। देखिए, राष्ट्रवाद क्या करती है ना, जब लोगों के मन में, दिमाग में, दिल में राष्ट्रवाद समा जाता है, तो वो लोग अपने धर्म, अपने जाति, अपने क्षेत्र को भुला जाते हैं, सबको अपना मानते हैं। ये सब हमारा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। यहाँ धर्म अलग नहीं है, धर्म मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि वो कहाँ का है। वो भारत का है मतलब भारतीय है, वो मेरा भाई है, बस इतना, इतना ही। यानी देश के प्रति प्रेम आएगा, देश के लोगों के प्रति प्रेम आएगा, देश के प्रति जान देने का मन करेगा कि काश मैं अपनी जो मुझे मिली है जान, मैं अपने देश के लिए न्योछावर कर दूं, मैं अपने देश को समर्पित कर दूं। ये है देश भक्ति। आप इमेजिन करिए, एक क्रिकेट ग्राउंड है, क्या है बाबू? एक क्रिकेट ग्राउंड है, और उस क्रिकेट ग्राउंड में हजारों की संख्या में हम भारतीय अलग अलग क्षेत्र के बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे ही जन गण मन अधिनायक की जय है बजता है, हम सभी भारतीय अपने क्षेत्र को, अपने जात को, अपने धर्म को, अपने रंग को, अपने हाइट को भूलकर एक साथ खड़े हो जाते हैं। क्यों? ये है देश के प्रति प्रेम, सम्मान, और ये कुछ और नहीं बल्कि है राष्ट्रवाद। ये है राष्ट्रवाद। समझे बाबू? तो राष्ट्रवाद, जब आपके अंदर राष्ट्रवाद हावी होगा, तो आप देश के प्रति कुर्बान भी हो जाएंगे, तो आपको गम नहीं होगा, क्योंकि आप बोलेंगे मैं अपने जान अपने देश के लिए दिया हूं। ये है राष्ट्रवाद। अगर आप टाइम से टैक्स पे कर रहे हैं, ये है राष्ट्रवाद। अगर आप अपने देश के बनाए हुए कानून को मान रहे हैं, वो है राष्ट्रवाद। समझे मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रवाद क्या है? यानी आपको ना अपने देश के प्रति कुछ कर जाने का मौका करेगा। जैसे मान लीजिए आप एक साइंटिस्ट है, आपको अमेरिका से ऑफर मिला कि आइए हम आपको 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन आप बोले कि नहीं, मैं भारत में रहकर ही अपने देश की सेवा करना चाहता हूं। ये कुछ और नहीं, राष्ट्रवाद है। क्या है बाबू? राष्ट्रवाद है। समझे राष्ट्रवाद क्या है? तो वही राष्ट्रवाद लोगों में एकता की वाहक होती है, एकता की वाहक होती है, एकता लेकर के आती है, लोगों की जो दूरियां उसको कम करती है, लोगों के बीच मोहब्बत लेकर के आती है कि आप हिंदू है तो क्या हुआ, आप मुस्लिम है तो क्या हुआ, आप बढ़ जाते तो क्या हुआ, आप छोड़ जाते तो क्या हुआ, आपका लिंग अलग है, लेकिन हम सब क्या है? भारतीय है। एक साथ बैठ करके अपने देश के बारे में सोचेंगे कि हमारा देश का कैसा विकास हो। यह है राष्ट्रवाद। यानी राष्ट्रवाद लोगों में एकता की वाहक बनती है, एकता लेकर के आती है। ठीक है, तो वही मैं यहां पर दिया हूं कि राष्ट्रवाद क्या है मेरे लाडलो। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी राष्ट्रीय चेतना का उदय है
जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण का आभास होगा कि हम सब एक हैं, हम सब अलग नहीं हैं। समझे मेरे प्यारे बच्चों? अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग को राष्ट्रवाद का मतलब समझ में आया होगा। ठीक, तो अभी तक हम लोग ये समझे कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, इस शब्द का अर्थ समझे। लेकिन ये चैप्टर जो है, चैप्टर कह रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, इसका क्या मतलब? कि क्या भारत के लोगों के बीच में मोहब्बत नहीं थी, देश प्रेम नहीं था, देशभक्ति नहीं थी? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक समय ऐसा था कि भारत एक नाम मात्र का भौगोलिक परिधि था। इंडिया एग्जिस्ट करता था, मतलब इसे नक्शे में, मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे नक्शे में मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा एक रफ स्केच बना दे रहा हूं, ठीक है? थोड़ा सा गबड़ा गया, तो ऐसा था, और ऐसा नहीं था बल्कि इधर पाकिस्तान भी था, समझे बाबू? इधर बांग्लादेश भी था, ये सब भारत था। तो खैर वो तो विभाजन हुआ, मैं उधर अभी नहीं जाना चाहता हूं। दिक्कत क्या थी कि देखिएगा, 19वीं शताब्दी, कौन बाबू? 19वीं शताब्दी, ठीक है? 19वीं शताब्दी। अब मैंने आपके सामने एक वर्ड रखा, 19वीं शताब्दी, तो आप घबरा रहे होंगे। क्या हो रहेंगे बाबू? घबरा रहे होंगे। 19वीं शताब्दी के पूर्वाध तक, एक वर्ड बोला मैंने, पूर्वाध। क्या बोला बाबू? पूर्वाध। मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, घबराना मत, बहुत प्यार से। तो सबसे पहले ना 19वीं शताब्दी का मतलब समझो। मैंने तुमको बोला है 19वीं शताब्दी, तो इसका मतलब जानते हो 19वीं शताब्दी का मतलब क्या है? 19वीं शताब्दी का मतलब है कि ये शुरू होगा 1801 से लेके 1899 तक, यानी आप मान लीजिए 1900 तक के आसपास चल गया, मान लीजिए। ठीक, 1801 से शुरू हो गया और 1900 तक चला गया, ठीक है? वो आपका क्या कहलाएगा? 19वीं शताब्दी। और मैंने बोला है कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक, यानी 1850 तक। पूर्वार्ध का मतलब 50, पूर्वार्ध का मतलब क्या बाबू? 50। थोड़ा सा आप लोग का मुझे लग रहा है वीडियो कट रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, 1 मिनट। गुड, अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, ठीक है बाबू? तो कह रहा है कि 1850 तक का जो भारत था वो एक नहीं था। हम भारतीय में राष्ट्रवाद नहीं थी, हम लोग आपस में बटे हुए थे, क्षेत्र के नाम पे बटे हुए थे, हम लोग में एकता नहीं थी, हम अपने आप को एक नहीं मानते थे, हम लोग आपस में ही मारा मुरी करते थे, काटा कुटी करते थे, एक दूसरे का राज्य हड़पने की कोशिश करते थे कि कैसे करके उसका हड़प ले। एकता नहीं थी दोस्त। 1850 के पहले का भारत बहुत अलग था, एकता ही नहीं थी हम लोगों में। हम लोग ये नहीं मानते थे कि हम सब भारतीय, हम सब मानते हम मराठा है, हम सिख है, तो हम क्या है, हम बंगाली हैं, हम क्या है, तो हम अवध के हैं। आपके सामने सब लेकर आया हूं, बात समझिएगा। पहले हम सब अपने आप को भारतीय नहीं मानते थे, हम में एकता का अभाव था, हमें देश प्रेम नहीं था, हमारे अंदर देशभक्ति नहीं थी, हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, कुछ नहीं था। देखिए कैसे, देखिए, यहां देखिए, इधर मुगल्स हैं, यहां अवध का नवाब है, यहां बंगाल का नवाब है, देखिए सब बटा हुआ है। हाँ, बटा हुआ भाई, बटा हुआ। इधर देखिए हैदराबाद का निजाम है, यहाँ पे मराठा जो थे, उसमें मराठा में कई गो थे, ठीक है, उसमें भोसले थे। यहाँ पे गायकवाड़ है बड़ौदा के, ठीक है, यहाँ पे सिंध के नवाब है, ठीक है, यहाँ पे राजपूत स्टेट है। इधर आइए, यहाँ पे सिख वाले हैं, समझे बाबू? यहाँ पर पेशवा हैं, ठीक है, यहाँ सिंधिया है, इनका सबका अपना क्षेत्र बटा हुआ है, सबका अपना अपना क्षेत्र बटा हुआ, सब पे वो लोग शासन कर रहे हैं, सब अपने अपने क्षेत्र पे शासन कर रहे हैं। बात को समझो, सब बटा हुआ है, सब बटा हुआ है, ठीक। पेशवा है, यहाँ पे मैसूर का है, यहाँ पे कर्नाटक का नवाब है। तो देखो तो 1850 से पहले का भारत बहुत अलग था। 1850 के पहले का जो भारत था वो सब आपस में ही बटे थे, और जानते हो क्या करते थे? हई देखो, हई जो था ना बाबू, हई राजपूत,
ठीक है, हई मराठा मराठा सिख आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है, उसके बाद से ये जो निजाम है ना, निजाम, ये जो निजाम देख रहे हो, ये निजाम और मराठा आपस में लड़ते रहते थे कि हम इसके क्षेत्र पे ज्यादा कब्जा कर ले, वो हमारे क्षेत्र पे ज्यादा कब्जा कर ले। ठीक है, हई नवाब जो है ना, नवाब कर्नाटक का नवाब और निजाम हैदराबाद का निजाम, ये आपस में लड़ता था सब, समझ रहे हो ना। यानी सब एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इनके अंदर राष्ट्रवाद की कमी थी, इनके अंदर देश के प्रति प्रेम की कमी थी, ये अपने आप को अलग अलग मानते थे। ऐसा सिचुएशन था, तभी तो चैप्टर का नाम रखा है भारत में राष्ट्रवाद, तभी तो हुआ भारत में राष्ट्रवाद। समझ में आ रहा मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बटे थे, हम लोग बटे थे, एकता की कमी थी, सोच की कमी थी। मार तलवार लेके एक दूसरे को घोप देते थे, एकदम मार देते थे, एकदम हम ही मुआइये देंगे एकदम। समझे मेरे बाबू। तो देखिएगा, उस समय बम बंदूक बड़ा कम थे, तलवार और भाला वाला से युद्ध होता था। चलिए, तो आपने क्या देखा कि 1850 से पहले का जो भारत है वो बटा हुआ है। क्या बाबू, बटा हुआ है। आइए, तो वही मैंने लिखा है कि 19वीं शताब्दी के पूर्वाध तक, कौन बाबू, पूर्वाध तक भारत जो था वो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, बटा हुआ था, जैसे कि मैंने आपको मैप में दिखाया। आप मैप को एक बार फिर से देख सकते हैं, कोई दिक्कत ना हो, लीजिए थोड़ा सा और देख लीजिए। ठीक, देख लीजिए बटा हुआ है, क्लियर। अब यहां आइए, ठीक, राष्ट्रीय एकता की क्या थी बाबू, कमी थी। तो फिर ये जो आपस में बटे हुए थे, जो आपस में ही युद्ध करते थे, आपस में लड़के एक दूसरे का क्षेत्र कब्जा करने की कोशिश करते थे, अचानक क्या हुआ कि इनके अंदर राष्ट्रवाद आने लगा। क्या था कि उनके अंदर राष्ट्रवाद आने लगा। ठीक है बाबू, तो राष्ट्रवाद आने का एक ही इलाज थे भाई, अंग्रेज। कौन थे बाबू, अंग्रेज। सारा भूत उतार दिया सब, आई मारा बाप रे बाप, आई मारा हम लोगों को, बहुत मारा भाई, चुन चुन के मारा, बेटा इधर आओ, बहुत मारा। कैसे मारा मैं बताऊंगा तुम लोगों को। तो भारत में राष्ट्रवाद आया, किनके वजह से आया, कौन थे, अंग्रेज थे। भारत में राष्ट्रवाद अंग्रेजों के भारत में राष्ट्रवाद अंग्रेजों के नीतियों का परिणाम है, नीतियों का परिणाम है। यानी भारतीयों में राष्ट्रवाद कैसे आया, अंग्रेजों की वजह से आया। अंग्रेज आए भारत में व्यापार करने और धीरे धीरे करके भारत के छोटे छोटे क्षेत्रों को लगे कब्जा करने, और इसकी शुरुआत करते हैं बंगाल से। शुरुआत कहां करते हैं बाबू, बंगाल से। देखना, बंगाल से प्लासी का युद्ध होता है बाबू। किसका युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध होता है आपका 23 जून 1757। ए भाई साहब, पहले से ही षड्यंत्र रच के प्लासी के युद्ध में बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसको खत्म कर दिया सब। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। कौन था बाबू, सिराजुद्दौला। और अंग्रेज के तरफ से आया था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था बाबू, रॉबर्ट क्लाइव। युद्ध हुआ, युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया। जानतो काहे हार हुआ था, ये लोग पहले ही ना चाल बना लिया था ना, मतलब जो सिराजुद्दौला के कुछ खास खास लोग थे ना, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि तुम लोग के सिलेबस का नहीं है, बस तुमको बता रहा हूँ कि कहाँ से शुरुआत हुआ। तो सिराजुद्दौला के जो खास खास आदमी थे ना, उसको समझ लो घूस दे दिया सब, बोला कि आप हमारे पक्ष में हो जाइए। और ये बात नवाब को पता नहीं था, नवाब ने युद्ध शुरू कर दिया, बेचारा हार गया। हार गया तो बंगाल पे कब्जा हो गया अंग्रेज का, और बंगाल भारत का सबसे अमीर राज्य था। बंगाल भारत का सबसे अमीर राज्य था। अब मैं जब बंगाल बोल रहा हूं तो अभी का कलकत्ता मत समझना, उस जमाने का बंगाल में बिहार, उड़ीसा, झारखंड, आज का बांग्लादेश, आज का असम सब था, और आज का कलकत्ता भी था, बंगाल भी था आज का। इतना बड़ा था बंगाल, समझ लो बहुत अमीर राज्य था। और जब बंगाल पे इन लोगों का कब्जा हो गया तो इनके पास क्या आने लगा, पैसा।
अब धीरे धीरे इनका मन में है कि धीरे धीरे करके और भी भारत के राज्यों का क्या किया जाए, जीता जाए। समझे मेरे बाबू? तो जब ये जीतने लगे, तो भाई जब जीत लिए, भारत को छोटे छोटे राज्यों में जीते गए, तो वहां के लोगों पर शासन करने के लिए नीति बनाए, कानून बनाए। फिर न भारतीय न सूझे तो बहुत मारा सब, ऐ मारा, गाल सुझा दिया मार मार के, खूब मारा, खूब तोड़ा। बेटा तुम लोग को सुधार के ही जाएंगे, एकदम एकदम किसी को नहीं छोड़ा। अरे भाई बड़ जात, छोट जात, अमीर गरीब, सबको मारा। जमींदार, नवाब, किसको नहीं मारा। सब जो पहले अपने आप को बोलते थे ना कि हम अलग हैं, सबको मारा। आई मारा भाई, नवाब लोग को, जमींदार लोग को, आय हाय हाय, बहुत मारा सब। इतना मारा कि इन लोग को एक चीज समझ में आ गया कि हम लोग का रियल दुश्मन हम लोग नहीं है। हम लोग का रियल दुश्मन कौन है? अंग्रेज। हम सब तो एक देश के हैं। हम लोग का रियल दुश्मन कौन है? अंग्रेज। यानी अब इनको बुद्धि आएगी, समझ आएगा, हम भारतीयों को समझ में आएगा कि हमारा रियल दुश्मन कौन है? अंग्रेज। हम खाम खा के आपस में लड़ रहे हैं, खाम खा के आपस में लड़ाई कर रहे हैं, हम सब एक हैं। तो अंग्रेज की नीतियों के कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है? यानी भारत में राष्ट्रवाद का कारण किसको माना जाता है? अंग्रेज को। अंग्रेज आए, शासन किए, नीतियां किए, परिणाम किए, धार्मिक सामाजिक परिवर्तन किए, जिसकी वजह से भारतीयों में राष्ट्रवाद उभरा। तो आइए इसी को समझते हैं। तो पहले इतना बैकग्राउंड तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया कि भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसका मुख्य कारण कौन है? अंग्रेज और उनकी नीतियां। अंग्रेज और उनकी नीतियां। अंग्रेज और उनकी नीतियां। चलिए अब इसी चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक? तो भारत में अगर एग्जाम में आ गया कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण है, या कोई तुमसे पूछ दे कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण है, तो बोलना राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है और धार्मिक कारण है। कितने कारण है? 4 कारण। एक और लिख लो, प्रशासनिक कारण मन करे तो। कौन बाबू? प्रशासनिक कारण भी लिख सकते हो, हालांकि इसको ना लिखो तो भी चलेगा, लिख दोगे तो भी चलेगा। यानी हम भारतीयों में राष्ट्रवाद उदय हुआ, हम लोग के अंदर राष्ट्रवाद आया। ठीक है? किन किन कारणों से? राजनीतिक कारण से, आर्थिक कारण से, सामाजिक कारण से, ठीक है, और धार्मिक कारण से। और ये सब किसका नीति है? अंग्रेजों का। किसका नीति है? अंग्रेजों का। ठीक, तो आओ उसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझने जा रहे हैं राजनीतिक कारण। कौन बाबू? राजनीतिक कारण। ठीक, एगो बरुआ था। कौन था बाबू? एगो बरुआ था, लॉर्ड लिटन। कौन था बाबू? लॉर्ड लिटन। एक नंबर का बरुआ, एक नंबर का बरुआ। कौन था बाबू? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन, बात को समझना। 1850 तक तो हम लोगों में राष्ट्रवाद की कमी थी, लेकिन 1850 के बाद धीरे धीरे अंग्रेज जब हम लोग को मार के तोड़े, तो हम लोग को बुद्धि आया कि हम लोग का रियल दुश्मन कौन है? अंग्रेज है। तो हम लोग में धीरे धीरे क्या रहता है? राष्ट्रवाद उभर रहा था, राष्ट्रवाद की शुरुआत हो रही थी। यानी हम भारतीयों में राष्ट्रवाद की शुरुआत 1850 के बाद हुई थी। समझ में आया? तो जब भारतीयों में राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, हम अंग्रेजों की जो नीतियां थी उसका आलोचना कर रहे थे, तो अंग्रेज डरने लगे। अंग्रेज डरने लगे। ठीक है? और अंग्रेज जब डरने लगे तो तरह तरह के प्रतिबंध लगाने लगे कि कैसे भी करके इनके अंदर जो राष्ट्रवाद उभर रहा है उसको दबा दे, उसको क्या कर दे? दबा दे। और उसी दबाने क्रम में सबसे पहला वो लोग कांड किया। सबसे पहला कांड क्या किया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लेकर के आया। ऑब्जेक्टिव में तुमसे पूछेगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में आया था। कौन बाबू? कब आया था? 1878 में। कौन लाया था बाबू? लॉर्ड लिटन। ठीक, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है? तुम्हारे मन में उठ रहा होगा प्रश्न के सर ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है? लाया कौन था? लॉर्ड लिटन के समय आया था। आया था बाबू लॉर्ड लिटन के समय। ठीक, कांड किया लॉर्ड लिटन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लेकर क्या रहा है? इसका मकसद क्या था? देखो पहले वर्ड पे कमांड करो, वर्ड पे कमांड करो। ये जो वर्नाक्यूलर देख रहे हो ना, वर्नाक्यूलर, एक सेकेंड बस चेक कर लूं। बहुत बढ़िया। तो देखो
ये जो वर्नाक्यूलर है ना बाबू, वर्नाक्यूलर का मतलब होता है स्थानीय भाषा। कौन भाषा बाबू? स्थानीय भाषा। यानी हम लोग की जो लोकल भाषा है ना, जो हम लोग भोजपुरी, हिंदी, मगधी, कन्नड़ ये सब जो बोलते हैं, पंजाबी, बंगाली, उसको बोलते हैं वर्नाक्यूलर। क्या बोलते हैं? वर्नाक्यूलर, स्थानीय भाषा को। तो हम भारतीय ना उस जमाने में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। तो जो पढ़े लिखे लोग थे एकदम सवेरे सवेरे क्या होता था ना, सब लोग चाय के दुकान पे बैठ जाते थे घेर के एकदम। सवेरे सवेरे चाय के दुकान पे, ये भैया ले बरस किए, कोई बरस नहीं किया तो लोटे लेके पहुंच गया है चाय के दुकान पे। अब एक आदमी क्या कर रहा है, पेपर आया है, अखबार आया है, वो पढ़ पढ़ के सुना रहा है कि अंग्रेज आज भारतीयों का ये छीन लिए, आज अंग्रेज इस क्षेत्र पे कब्जा कर लिए, आज अंग्रेज किसानों से इतना लगान वसूले। ठीक है ना? तो उसमें क्या होता था ना कि जो पढ़े लिखे भारतीय थे ना बाबू, वो अंग्रेजी की जो नीतियां होती थी उसका आलोचना करते थे और भारतीयों को जागरूक करते थे कि वो राजनीतिक तौर पर जाग जाएं कि अंग्रेज उनके हित का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अंग्रेज उनका शोषण का काम कर रहे हैं, अंग्रेज उनका शोषण कर रहे हैं, अंग्रेज उनका खून पी रहे हैं। समझे? तो अखबार में लिखते थे, स्थानीय जो भाषा की अखबार थी, कोई हिंदी में था, कोई पंजाबी में था, कोई बंगाली में था, कोई कन्नड़ा में था, कोई मलयाली था, कोई तमिल में था, कोई तेलुगु में था। ये सब स्थानीय भाषा में जो पत्र थे, उन सब पत्रों में जो पढ़े लिखे भारतीय थे, जो अपना अखबार निकालते थे, वो अंग्रेजों की बुराई करते थे कि आज देखो अंग्रेज की ये नीतियां हमारे खिलाफ है, हमारे उद्योग को चौपट कर रहा है, हमारे धर्म को नष्ट कर रहा है। ये सब उनके बारे में लिखा जाता था। आ रहा समझ में? तो जब लिखा जाता था तो चाय की दुकान पे सब लोग बैठ के सुनते थे, तो धीरे धीरे ना राजनीतिक तौर पे जाग रहे थे। उनके दिमाग में ये समझ में आ रही थी कि हम लोग का रियल दुश्मन कौन है? अंग्रेज। अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे देश का शोषण कर रहे हैं, यानी हमारा देश का लूटा जा रहा है। तो इस तरह लोगों में क्या हुआ, अब राष्ट्रवाद पनपने लगा और सब धीरे धीरे करके सबके मन में अंग्रेजों के खिलाफ रोष पैदा होने लगा। आया समझ में? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो अब पहले समझो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है। तो अंग्रेज घबरा रहे थे, तो वो लोग वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लेकर के आए और बोले कि स्थानीय भाषा में जो प्रेस है उस पर प्रतिबंध लगाएंगे। क्या लगाएंगे बाबू? प्रतिबंध। कैसा प्रतिबंध? बात को समझना, पहले बात को समझो। समझे कैसे जागरूक थे? तो जब लोग अखबार के जरिए, पेपर के जरिए राजनीतिक तौर पे जागृत हो रहे थे, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी, तो अंग्रेज इस बात से घबरा रहे थे और इसको दबाने के लिए, इसको कुचलने के लिए वो लेकर के आए थे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। 1878 में लेकर आया और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में ये लिखा था कि कोई भी भारतीय अखबार जो स्थानीय भाषा में लिखा जाता है, याद रखना इंग्लिश का बात नहीं हो रहा है, अंग्रेजी अखबार का बात नहीं हो रहा है, अंग्रेजी अखबार की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है किसकी बाबू? स्थानीय भाषा की। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में क्या था बाबू कि जो भी स्थानीय भाषा में अखबार निकाले जा रहे हैं, ठीक है, वो उन पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अगर वो अंग्रेजों के खिलाफ उकसाएंगे, भड़काएंगे, तो उनका जो प्रेस है वो जब्त कर दिया जाएगा, उनका सील कर दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब था कि भारतीयों को डरा रहे थे कि आप हमारे खिलाफ मत लिखिए। तो पहले बताओ वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार और बताता हूं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के जरिए जो भारतीय अखबार थे जो स्थानीय भाषा में लिखा जाते थे, उनको यह बोला गया कि आपको अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है ना, आपकी अंग्रेजों की नीतियों को बुराई नहीं करना है, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को भड़काना नहीं है, वरना आपका प्रेस का कर ले जाएगा, जब्त कर ले जाएगा, आपका लाइसेंस छीन ली जाएगी, आपका दुकान सील कर दिया जाएगा। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से अखबार पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई। अखबार पर समझ लिए कि आप वैसा लिखिए जिससे अंग्रेज का बड़ाई हो, समझे ना, कि अंग्रेज अच्छा काम करे, आप उनका बुराई मत कीजिए, आप उनका आलोचना मत करिए। अगर आप आलोचना कर रहे हैं तो समझिए आप खराब कर रहे हैं। वो था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अब बरुआ कौन लेकर आया था? कौन लेकर आया था? लॉर्ड लीटन। एकदम खतरनाक आदमी, एक नंबर का घोंचू बरुआ था। चले समझे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की घटना हुई, तो जो लोग रोज सुबह सुबह लोटा लेके चाय के दुकान पे पहुंच जाते थे, तो जब प्रेसवे अखबारवे नहीं मिलेगा तो पूछेंगे ना कि भाई अखबार क्यों नहीं मिला, या अखबार में क्या दिक्कत आ गई है, तो लोग बहुत बताते थे कि अंग्रेज क्या कर दिए, छापा मार दिए, सील कर दिए। तो उनको गुस्सा आता था कि अंग्रेज ऐसा ठीक नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो अब उनके अंदर राष्ट्रवाद जन्म ले रहा है कि नहीं ले रहा है? राष्ट्रवाद जन्म ले रहा है।
तो बता, भारतीय में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जो राष्ट्रवाद उसका मुख्य कारण कौन थे? अंग्रेज और उनकी नीतियां। तो पहला बताओ, वर्नाक्युलर प्रेस एक समझ में आ गया। अब हम लोग भारतीय ना बड़ा चालाक है। हम भारतीय क्या है? बड़ा ही चालाक है। एगो पत्रिका थी, अमृत बाजार पत्रिका। कौन थी बाबू? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। ई बोला, ले बेटा, तुम स्थानीय भाषा में ना बैन लगाए हो। इसने क्या किया? अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अपनी भाषा बदल दिया। अपनी भाषा बदल दिया। अब बदलेगा तो किस में लिखेगा? किस में लिखेगा? अंग्रेजी में लिखेगा। किस में लिखेगा? अंग्रेजी में, क्योंकि ये कानून किसके लिए था? स्थानीय भाषा के प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था। जो स्थानीय भाषा है, जो लोकल भाषा था, उस वाले भाषा के जो प्रेस थे उस पर प्रतिबंध लगाया था। अंग्रेजी पे थोड़ा लगाया था, नहीं लगाया था। तो अंग्रेजी में कर दिया। कौन? अमृत बाजार पत्रिका। हम लोग तो ज्यादा ही दिमाग लगाते हैं। आया समझ में? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सी पत्रिका थी जिसने रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी? वो थी बाबू कौन? अमृत बाजार पत्रिका। ठीक। अब अभी भारतीय इससे नाराज ही थे, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से। तभी तभी आर्म्स एक्ट लेकर के आ गया। कौन? ये बरुआ, लॉर्ड लिटन के टाइम में आर्म्स एक्ट आ गया। कब? 1879 में। इसमें क्या था कि भारतीयों को अस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। आप अस्त्र नहीं रख सकते हैं। अस्त्र नहीं रख सकते मतलब क्या? आप भारतीय हथियार नहीं रख सकते हैं, अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकते हैं। अगर आप रखें तो आप समझिए आपने कानून का उल्लंघन किया, पुलिस आएगी उठा के जेल में डाल देगी। यानी हम भारतीयों को हथियार रखने पे मना कर दिया सब। और भारतीय क्या हो गए? नाराज, गुस्सा अंग्रेजों के प्रति, और इनके नफरत बढ़ने लगी और राष्ट्रवाद बढ़ने लगा। तीसरा तीसरा सबसे खास बात, इल्बर्ट बिल विवाद हुआ। कौन विवाद हुआ बाबू? इल्बर्ट बिल विवाद हुआ। कौन सा विवाद हुआ बाबू? इल्बर्ट बिल विवाद। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर ये इल्बर्ट बिल विवाद क्या है? जरा बता दीजिए हम लोग को। इल्बर्ट बिल विवाद क्या है? आइए समझिएगा। देखो, सबसे पहले इसका नाम समझो। जिसने बनाया था उसका नाम ही था इल्बर्ट। इल्बर्ट। और ये बिल है, कानून नहीं है। ये बिल है, विधेयक है। समझे ना? कानून को बोलते हैं अधिनियम। क्या बोलते हैं? अधिनियम। ये तो बिल है। ये क्या है बाबू? बिल है। मतलब लाया गया था। इस बिल में क्या था? इस बिल को समझने के लिए सबसे पहले बैकग्राउंड समझो। देखो, हम भारतीय हैं और वो अंग्रेज यानी यूरोपीय हैं। तो होता क्या था उस टाइम में कि अगर कोई यूरोपीय व्यक्ति भारत में जो रहता है, किसने कोई जुर्म किया, कोई कांड किया, तो उसके जो मुकदमा की सुनवाई होगी, फौजदारी वाला। कौन बाबू? फौजदारी वाला। उसके जो मुकदमा की सुनवाई होगी, अंग्रेज जज करेगा। कौन जज करेगा? अंग्रेज जज। अंग्रेज जज करेगा उसकी मुकदमा की सुनवाई, भारतीय जज नहीं करेंगे। भारतीय जज नहीं करेंगे। बात समझे? अगर कोई यूरोपीय व्यक्ति भारत में रहता है और कोई कांड करता है, फौजदारी वाला कांड करता है, मर्डर कर दिया किसी का, समझे ना? ठीक। तो फौजदारी वाला कांड करता है तो उसका जो मुकदमा की सुनवाई जो कोर्ट कचहरी अदालत में चलेगा ना, तो जो जज बैठेगा वो भारतीय नहीं बैठेगा, अंग्रेज बैठेगा। और अंग्रेज एक नंबर के कुत्ता, एक नंबर के कुत्ता। क्यों कुत्ता? जब वो बैठे थे ना तो बड़ा भेदभाव करते थे बाबू, जानते हो? अगर देखते थे कि ये यूरोपीय व्यक्ति है तो उसको कम सजा देते थे, बहुत कम सजा देते थे। और भारतीयों को बहुत कड़ा सजा देते थे। तो ये जो भेदभाव था ना, इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए इल्बर्ट बिल आया था। कौन बिल आया था बाबू? इल्बर्ट बिल आया था। इल्बर्ट बिल में क्या था कि आज के बाद से भारतीय व्यक्ति भी, कौन व्यक्ति बाबू? भारतीय जज, भारतीय जज यूरोप वासियों का मुकदमा सुन सकते हैं। सुन सकते हैं मतलब क्या? अब बेटा कोई यूरोप का व्यक्ति कांड करेगा तो उसका जो जज होगा वो जज भारतीय होगा और वो सुनवाई करेगा। तो जाहिर सी बात है बाबू, कितनों है तो इसी मिट्टी का है। तो इस मिट्टी का तो दुख दर्द समझेगा अपने भारत के लोगों का, तो कड़ा से कड़ा सजा देगा ताकि दूसरे लोग उस कांड को करने से
बचे। आया समझ में? लेकिन हुआ क्या, जब ये बिल है, जब इस बिल आया ना बाबू, तो इस पे बहुत ज्यादा विवाद हुआ। इतना विवाद हुआ, इतना विवाद हुआ कि समझ लो को अंग्रेज सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा। बिल को क्या लेना पड़ा? वापस लेना पड़ा। ये बिल वापस ले लिया गया। तो ये तो भारतीयों के लिए अच्छा था। बात को समझो, इसमें तो अच्छी बात थी कि भारतीय जब यूरोप वासियों का मुकदमा सुन सकते हैं। लेकिन विवाद क्या हुआ कि नहीं, ये बिल ठीक नहीं है। तो विवाद जब हुआ तो ये बिल क्या कर लिएगा? वापस ले लिया गया, यानी ये बिल कानून नहीं बन पाया। तो ये बात भारतीयों का आंख खोल दिया। भारतीयों क्या खोल दिया? आंख खोल दिया। ये अच्छा काम नहीं करेंगे हम भारतीयों के लिए। इतना तो समझ में आ गया कि ये अंग्रेज जो है कभी भी हम भारतीयों का भला नहीं चाह रहे हैं। देखिए, ये भला वाला बात आया तो वापस ले लिया। इससे और ज्यादा भारतीय राजनीतिक तौर पे जागृत हुए और उनके द्वारा और राष्ट्रवाद बढ़ा। इल्बर्ट बिल विवाद समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। और इतिहास न समझ में ऐसा हो नहीं सकता मेरे प्यारे बच्चों। आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला कांड देखो। अभी ये बरुआ सब कांड किया ही था। अब अगला कांड बंगाल का विभाजन कर दिया। किसका विभाजन कर दिया बाबू? बंगाल का। आइए इसको समझाते हैं। बंगाल का विभाजन, आय हाय हाय हाय, क्या क्या बात है, क्या बात है। बंगाल का विभाजन, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ बाबू। ऑब्जेक्टिव पहले बता रहा हूं। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। किसने किया बाबू? लॉर्ड कर्जन ने किया। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। एक तरफ पश्चिमी बंगाल और एक तरफ पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? कौन सा बंगाल? पूर्वी बंगाल। चले, ठीक है। पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में आज का बंगाल का आधा वाला भाग, बिहार वाला भाग, उड़ीसा वाला भाग, ठीक। इधर बिहार, आज के हिसाब से बता रहा हूं, झारखंड, उड़ीसा, समझे ना, और बंगाल, पश्चिमी बंगाल था। इधर असम वाला था और बांग्लादेश वाला था। आज के हिसाब से बता रहा हूं, आज के हिसाब से, जज मत करना मेरे को, आज के हिसाब से बता रहा हूं, समझे? अब बात यह है कि लोग बंगाल का विभाजन क्यों किया? सोचने वाली बात है। क्योंकि देखो, सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद कहीं तेजी से उभर रहा था तो भारत की धरती है वो बंगाल। क्योंकि सबसे पहले भारत की कौन सी धरती को अंग्रेज गुलाम बनाए थे? बंगाल। शासन कहां से शुरू करना शुरू किए थे? बंगाल से। याद करो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। अंग्रेज भारत की मिट्टी पे कहां से शासन करना शुरू किए थे? बंगाल से। तो सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद की भावना कहां के लोगों में थी? बंगाल के। वहां पे राष्ट्रवाद बढ़ रहा था। उस राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए अंग्रेज ऐसा कांड कर रहे हैं। तो बंगाल में लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद था, जो लोगों के अंदर एकता थी, उसको तोड़ने का कोशिश किया। इसलिए उसने बंगाल का क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। ई बरुआ लॉर्ड करजानवा, लॉर्ड करजानवा 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल। यहाँ तो पूर्वी बंगाल में मुसलमान थे ज्यादा। पूर्वी बंगाल में कौन ज्यादा थे? मुसलमान। और पश्चिम बंगाल में हिंदू ज्यादा थे। यानी ये देखो, जानतो क्या कहा? बरुआ क्या कहा? बरुआ क्या कहा? बरुआ समझो पहले। बरुआ क्या कहा? थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा लाइट अप डाउन कर रहा है तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूं, ठीक है। ये बरुआ क्या कहा? बरुआ कहा कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है। बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है। बंगाल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। प्रशासन करने में दिक्कत आ रही है। प्रशासन करने में दिक्कत आ रही है, दिक्कत हो रही है। इसलिए हम बंगाल को क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। यह अंग्रेजों का तर्क था कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, प्रशासन करने में दिक्कत आ रही है, इसलिए हम बंगाल को 2 भागों में बांट रहे हैं। लेकिन रियल मकसद था राष्ट्रवाद को कमजोर करना। राष्ट्रवाद को कमजोर करना, ठीक है। जानते हो बंगाल को किस आधार पे बांटा था? धर्म के आधार पे बांटा था, सांप्रदायिकता के आधार पे बांट दिया।
संप्रा सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता सॉरी सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता यानी कि धर्म के आधार पे बांट दिया, धर्म के आधार पे। बंगाल को बोला कि प्रशासन करने में दिक्कत आ रही, हम बंगाल को बांट रहे हैं, लेकिन रियल मकसद नहीं बताया। रियल मकसद क्या था? रियल मकसद ये था कि बंगाल वे धर्म के आधार पे बांट रहे हैं। किसके आधार बांट रहे हैं? धर्म के आधार पे बांट रहे हैं। ये देखो चालाकी देखो, आप बोल रहे कि प्रशासन करने में दिक्कत आ रही है, मुंह में राम बगल में छुरी। बताओ कि हम जानबूझ के बंगाल में जो राष्ट्रवाद बढ़ रहा है उससे हम कम डर रहे हैं, इसलिए बंगाल को बांट रहे हैं ताकि हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाएगा तो हमारा मामला निपट जाएगा। लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता था कि हम भारतीय लड़ने वाले नहीं हैं। हम भारतीय चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, हम सब एक है, यूनाइटेड है। उन लोगों को नहीं पता था। जिस दिन बंगाल का विभाजन हुआ, लोग नंगे पैर चले, नंगे पैर चले, वंदे मातरम का गीत गाए। लोगों के जुबान पे वंदे मातरम का गीत था। जाके गंगा में डुबकी लगाएं, डुबकी लगाएं। लोग एक दूसरे के कलाई पे राखी बांधे कि हम अलग होने वाले नहीं है, और सबके जबान पे गीत थी, अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला। लिखने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने लिखा था। और आज ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। कौन? अमार सोनार बांग्ला। ये सब उस टाइम का है, बंगाल विभाजन के समय। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सब मिल के थे एकदम, और जबरदस्त प्रोटेस्ट किए हम लोग। लास्ट में सरकार को झुकना पड़ा और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन रद्द। तो बताओ, बंगाल जो विभाजन हुआ था 1905 में, वो कब रद्द किया गया? 1911 में। 1911 में रद्द हो गया। लॉन्च करने वाला कौन था बाबू? ठीक, चले। 1911 में बंगाल विभाजन क्या हो गया? रद्द हो गया, मामला खत्म हो गया। तो ये मुख्य मुख्य बात ही थे जो राजनीतिक कारण में आता है। अब हम लोग समझने चाह रहे हैं आर्थिक कारण। कौन बाबू? आर्थिक कारण। मैं यहां पे एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन तुम लोग से पूछ के जा रहा हूं, कमेंट में बताना कि बंगाल विभाजन को रद्द करने वाला व्यक्ति कौन था। बंगाल विभाजन को रद्द करने वाला व्यक्ति कौन था? ठीक है, मैं आंसर कमेंट में डालूंगा, अभी नहीं बताऊंगा। चलो, तो हम लोग पहला कारण समझ लिए। देखो देखो, पहला कारण देख लो, देखो हमने राजनीतिक कारण को समझ लिया। अब हम लोग समझने जा रहे हैं कौन सा कारण? आर्थिक कारण। कौन सा कारण बाबू? आर्थिक कारण। तो देखना, आर्थिक कारण बाबू, आर्थिक कारण। देखो, जो अंग्रेज थे ना, उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि भारत को ज्यादा से ज्यादा धन लूटा जाए, ज्यादा से ज्यादा धन का कर लिया जाए, लूट लिया जाए। कहां से? भारत से। तो कैसे लूटेंगे? तो किसान से ज्यादा लगान वसूलते थे, किसान से बहुत ज्यादा लगान, लगान 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 यानी राजस्व। और हम भारतीयों को, हमारे किसानों को लूटने के लिए वो लोग अस्थाई बंदोबस्त लेकर के आया। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में, सॉरी 1793 में, उल्टे लिख रहा हूं मैं, 1793 में। कब बाबू? 1793 में। और इसका एक ही मकसद था कि भारतीयों से ज्यादा राजस्व लूटा जाए। पहला, यानी हम भारतीयों से ज्यादा टैक्स वसूलते थे। ठीक है, हम भारतीयों से कैसे टैक्स वसूलते थे? बहुत ज्यादा टैक्स वसूलते थे। ठीक, पहला। दूसरा क्या किए कि हमारा जो उद्योग थे, कौन थे बाबू? उद्योग, उसको चौपट कर दिया। कैसे चौपट किया? जानते क्या किया? भारत से बना हुआ सामान इंग्लैंड जाता था। कहां जाता था बाबू? इंग्लैंड। तो वहां जब जाता था ना, उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाते थे सब। भारत का सामान, भारत में बना हुआ सामान, भारतीयों का सामान अगर इंग्लैंड जाता था, ठीक है, तो उस पर इंग्लैंड जाता तो उस पर टैक्स क्या लगाते थे? बहुत ज्यादा। तो वो भारतीय सामान
इंग्लैंड के बाजारों में बड़ा महंगा हो जाता था, जिससे वहां के लोग खरीदना छोड़ दिया। खरीदना छोड़ दिया तो भारत का सामान बिकना कम हो गया, बिकना कम हो गया तो यहां से जब माल नहीं बिकेगा तो यहाँ के लोगों को क्या होगा, मुनाफा नहीं होगा, कंपनी बंद होगी। तो धीरे धीरे भारतीय कंपनी क्या होने लगी, बंद होने लगी। भारतीय लोग क्या होने लगे, बेरोजगार होने लगे, बेरोजगार होने लगे, बेरोजगार होने लगे। उल्टा क्या किया कि जो इंग्लैंड में बना सामान था, कहां बना सामान, इंग्लैंड में बना सामान भारत आता था, भारत के बाजार में, भारत के बाजार में, तो उस पर नो टैक्स, नो टैक्स। और हम भारतीयों का सामान इंग्लैंड जाता था तो ज्यादा टैक्स। देख रहे हो ना, भेदभाव कर रहा है, सब कर रहा है भेदभाव। तो जो भारत के बाजार में तो नो टैक्स, तो अंग्रेज का, अंग्रेजी वस्तु भारतीय बाजार में बिकने लगी, बिकने लगी। और हम लोग का जो भारतीय बनाते थे वो सामान सेलिंग क्या हो गया, कम हो गया। तो हमारे जो कुटीर उद्योग थे, इंडस्ट्री थी, सब क्या हो गई, चौपट हो गई, सब क्या हो गई, चौपट हो गई। और जानते हो अंग्रेज अधिकारी सैलरी लेता था इंडिया से। सैलरी कहां से बाबू, सैलरी इंडिया से लेता था, लेकिन उसको पूरा भेज देता था इंग्लैंड। कहां बाबू, इंग्लैंड। 1 रुपया भी यहां पे नहीं खर्चा करता था, सब क्या खर्चा करना, लूटना तो है। और सारा पैसा कहां जाता था, इंग्लैंड। यानी धन का निष्कासन होता था, धन निष्कासन होता था, धन निष्कासन होता था मेरे लाडलो। खूब लूटा है सब अंग्रेज, सारा पैसा इंग्लैंड भेज दिया, सब लूट लिया आर्थिक कारण में। समझे आर्थिक कारण क्या किया, हम लोग को किसानों से ज्यादा टैक्स लिया, किसानों का कमर तोड़ दिया, हम लोग के जो बिजनेसमैन थे, जो हमारे उद्योग थे, उनको चौपट कर दिया। पहले भारत से बना हुआ सामान, ठीक है ना, ऐसे जो ये शर्ट तैयार है ना, ये शर्ट पूरा तैयार है, ऐसे बना हुआ सामान विश्व के बाजारों में, इंग्लैंड के बाजारों में जाता था। लेकिन अंग्रेज ऐसा कर दिए कि पहले पक्का माल जाता था, पक्का माल, लेकिन अब भारत से कच्चा माल जाने लगा। कौन माल, कच्चा माल। और वहां से बन के क्या आता था, पक्का माल, पक्का माल। पहले देखो, पहले भारत से पक्का माल बन के इंग्लैंड जाता था, लेकिन अब भारत से कौन माल जा रहा है, कच्चा माल, और बन के जा रहा है कौन, पक्का माल। और वो भारत के बाजार में बिक रहा है। यानी मुनाफा, बेनिफिट, सब पैसा किसको होगा, अंग्रेजों को। उनका इंडस्ट्री, उनका उद्योग फलेगा फूलेगा ही, उनका बना हुआ सामान भारतीय बाजार में बिक रहा है। और हम लोग का उद्योग क्या हो गया, चौपट हो गया। हम लोग किसान क्या हो गए, मर गए, उनका शोषण हो गया, उनका धन लूट लिया सब। ये था आर्थिक कारण। तीसरा क्या था, यहां से जितने भी अधिकारी थे जो सैलरी लेते थे, वो सैलरी सीधा कहां भेजते थे, इंग्लैंड भेजते थे। अरे ससुरा सब कमा रहे यहां पे तो खर्चा करे जा, नहीं करेंगे खर्चा। हम लोग यहां पर, हमारे कोई भी अभी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल से कमाते तो ये भर्ती में नहीं खर्चा करता है सब। तो ये था आर्थिक कारण। तो लोगों को लगा, भारतीयों को समझ में आने लगा कि अंग्रेज हमको शोषण कर रहे हैं, हमारा धन लूट रहे हैं, हमारे देश को लूट रहे हैं। समझे बाबू। तीसरा कारण देखो, आओ, सामाजिक कारण प्लस धार्मिक कारण। कौन बाबू, पहले मैं तुमको समझाऊंगा सामाजिक कारण, फिर समझाऊंगा तुमको धार्मिक कारण। सामाजिक कारण समझो, अंग्रेज अपने आप को सुपीरियर समझते थे, अंग्रेज अपने आप को सुपीरियर मतलब श्रेष्ठ, अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। और हम भारतीयों को नीच समझते थे, नीच, हम लोग को घटिया समझता था सब, घटिया। जानते हो इतना भेदभाव करता था बाबू, इतना भेदभाव। हम लोग, हम भारतीय ना, हम भारतीय बता रहे हैं, अंग्रेजों के सामने मतलब नजर से नजर मिला के नहीं बात करते थे, झुक के ऐसे जी हुजूर करके बात करते थे। हम लोग को बोलता था कुत्ता, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ऐसे बोलता था। इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। हम लोग के लिए अलग सड़क होता था, उन लोग के लिए अलग सड़क होता था, उन लोग के लिए होटल में अलग सीट था, हम लोग के लिए अलग सीट था, हम लोग के लिए पार्क अलग था, उन लोग के लिए पार्क अलग था। अगर उनके पार्क में हम चले जाते तो बहुत मारता था सब। अगर उनके पार्क में चले जाते हम पे समझ लो हम लोग का वाट लग गया।
उनके लिए रोड अलग थे, पार्क अलग थे, सिनेमा हॉल अलग थे, हमारे लिए सब कुछ अलग था। ये हाल था। उसके बाद सरकारी नौकरी में जितना बढ़िया पोस्ट था सब अंग्रेज को रखते थे, और जितना घटिया पोस्ट था सब पे भारतीयों को रखते थे। सब पे भारतीयों को रखते थे, घटिया पोस्ट पे, और बढ़िया पोस्ट पे खुद रहता था। आगे आओ। उसके बाद से अगर कोई भारतीय पढ़ लिख के भी इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा को पास कर लिया, हालांकि इस परीक्षा को निकालना बड़ा कठिन था, क्योंकि इसकी परीक्षा कहाँ होती थी? इंग्लैंड में होती थी, लंदन में होती थी, और बहुत ही कम उम्र में होती थी, 21 साल की उम्र में होती थी, और कई डिफरेंट डिफरेंट भाषा पढ़ना पड़ता था। तो एक तो हम भारतीयों को ऐसे ही निकालना बड़ा टॉप था, अगर कोई भारतीय निकाल भी लेता था ना तो उसको बड़ा भेदभाव करता था, सब बदसलूकी करता था, समझे? उसी में से एक थे हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम भारतीय सिविल सेवा परीक्षा को पास करने वाले हैं, यानी प्रथम भारतीय जिसने सिविल सेवा परीक्षा को क्रैक किया था वो कौन थे बाबू? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जब निकाल, इनके साथ बहुत भेदभाव करता था, बेचारे के साथ बहुत भेदभाव करते थे सब। यानी अगर हम मुश्किल से अगर निकाल भी लिए तो भी सिस्टम के अंदर जाके हमारे साथ भेदभाव करता था सब, ऐसा हाल था, समझ जाओ। और धार्मिक कारण समझो। कौन कारण बाबू? धार्मिक। धार्मिक कारण समझो, धार्मिक कारण। इसमें कुछ अच्छी बात भी है अंग्रेजों की। हम भारतीयों को लगता था ना कि अंग्रेज हमारा धर्म नष्ट कर रहे हैं, धर्म नष्ट करने वाले हैं। हम भारतीयों को ना अपने धर्म को से बहुत लगाव होता, बहुत प्यार होता, और होना भी चाहिए, ठीक? तो हम भारतीयों को यह लगता था कि अंग्रेज हमारे धर्म में दखल अंदाजी कर रहे हैं, हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं। अंग्रेजों को यह लगता था, भारतीयों को यह लगता था कि अंग्रेज हमारे धर्म में इंटरफेयर कर रहे हैं, दखल अंदाजी कर रहे हैं। कैसे? आओ देखो, सती प्रथा। कौन बाबू? सती प्रथा। देखो, अगर शादी होता था और हस्बैंड मर गया तो हस्बैंड की जो लाश यानी जो चिता जलती थी उस पे उसकी पत्नी को जिंदा जलाया जाता था, क्या आपको जलना ही है। यह है सती प्रथा, ठीक है? तो सती प्रथा न अमानवीय कृत्य था। तो एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, उसने क्या किया? 1829 में कानून बना दिया, कानून बना दिया और बोल दिया कि आज के बाद से कोई भी विधवा को उसके पति के लाश पे आपको जलाना नहीं है। अब इस कानून से भारतीय बड़ा नाराज हुए कि अंग्रेज आप हमारे धर्म में क्यों दखलंदाजी कर रहे, आप हमारे धर्म में दखलंदाजी मत करिए। हालांकि एक अच्छा काम था, लेकिन हम भारतीय को यह लगा कि बाहर ही हमारे धर्म में दखलंदाजी कर रहा है, ये ठीक बात नहीं है। तो हम अंदर अंदर क्रोध में थे, पहला बात। दूसरा क्या हुआ? विधवा पुनर्विवाह कानून बना दिया। विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम बना दिया सब 1856 में अधिनियम, यानी विधवाओं को पुनः विवाह करने का अधिकार दे दिया। उस समय के, उस जमाने के भारतीय समाज में विधवाओं को दोबारा विवाह करने का हक नहीं था। यह तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का देन है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का देन है, जिन्होंने लड़ाई लड़ी और कानून बनवाया। और सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने वाले थे राजा राम मोहन राय। लेकिन कानून कौन बनाया? विलियम बेंटिक। उसके बाद अब ये समझो, यानी लोगों को लग रहा है कि अंग्रेज हमारे धर्म में दखलंदाजी कर रहे हैं। उसके बाद से जो हमारी सेना थी, तो सेना में जो लोग थे उस वक्त की ये मान्यता थी कि हमको समुद्र को क्रॉस नहीं करना है, हमको समुद्र को पार नहीं करना है। अगर हम समुद्र को क्रॉस कर देंगे तो हमारा जात नष्ट हो गया, हमारा धर्म नष्ट हो गया, अब हमारा परिवार वाला हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा, अब हमारा परिवार वाला हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये उनकी मान्यता थी, उस जमाने की मान्यता थी। लेकिन अंग्रेज जब सेना में भर्ती करते तो जबरदस्ती दूर अलग अलग देशों में लड़ने के लिए भेजते थे, तो जिसे समुद्र से होकर जाना पड़ता था। तो सिपाहियों को यह लगता था ना कि अंग्रेज हमारा धर्म नष्ट कर रहे हैं। और देखो, और धार्मिक कारण में एक और चीज मैं जोड़ के बता रहा हूं तुम लोग को। 1857 की क्रांति से जोड़ के बता रहा हूं कि ये लोग हथियार लेकर आया था, न्यू इनफील्ड राइफल, न्यू एनफील्ड राइफल, जिसके कारतूस में, इसमें बाबू कारतूस में गाय और सुअर का चर्बी था।
सुअर का चर्बी, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों का धर्म का खतरा था। तो सबको यह समझ में आ गया कि अंग्रेज हमारा धर्म में इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये अच्छे नहीं हैं। तो ये सब कारण थे। तो भारतीयों में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसके मुख्य कारण थे राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, ठीक है। और इन सब कारणों से भारतीयों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर था वो सिर्फ राष्ट्रवाद पे था, इंट्रो था कि हम भारतीयों में राष्ट्रवाद कैसे आया, ठीक है। अगला वीडियो में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मेरा पढ़ाया हुआ इतिहास आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो अपने इस टीचर को सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि ये सेशन कैसा लगा। बहुत उम्मीद है आप लोगों से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में।